नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका फ़ाइल की है। उन्होंने उसमें कहा है कि उनकी जो अरेस्ट है और जो रिमांड है, उसको उन्होंने इल्लीगल बताया है और कहा है कि उनकी जो अरेस्ट और रिमांड है, उसको रद्द कर दिया जाए। और सेम चीज़ उन्होंने ट्रायल कोर्ट में भी की थी। ट्रायल कोर्ट में भी उन्होंने अपनी अरेस्ट को और जो ट्रायल कोर्ट में भी उन्होंने अपनी अरेस्ट को इल्लीगल बताया था और कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो इल्लीगल तरीके से की गई है, उसको रद्द किया जाए। उन्होंने इसमें दावा किया था कि जो सेक्शन 19 है पीएमएलए एक्ट का, उसको दरकिनार करके उनको गिरफ्तार किया गया है। पूरा प्रोसेस जो ईडी है, उसने फॉलो नहीं किया था और ना ही अरविंद केजरीवाल जो थे, उनकी उन्होंने उसमें जो थे बयान दर्ज किए थे और पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 19 है वो कहता है कि बयान दर्ज करने इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और इन सारी चीज़ों को जो था उन्होंने चैलेंज किया था, परंतु ट्रायल कोर्ट ने ईडी का पक्ष सुनने के बाद में जो उनकी याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी और हाई कोर्ट में अपील करते हुए उन्होंने जो अपनी अरेस्ट थी और जो उनका रिमांड थी, दोनों को ही उन्होंने रद्द किए जाने की माँग की थी और दोनों को ही उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब वो चैलेंज कर रहे हैं और इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उनके जो वकील थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया और ईडी की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट जो था वो पहले तो उनके जो ईडी की तरफ से आर्ग्यूमेंट जो था वो जो नोटिस दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका नोटिस का उन्होंने जवाब दिया। और फिर जब आर्ग्यूमेंट हुआ तो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी। उन्होंने कहा कि राजनैतिक जो है वो बाइस्ड तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको लोकसभा इलेक्शन है और उसको चुनाव प्रचार को रोकने के लिए उनको गलत टाइमिंग पे गिरफ्तार किया गया। ये सारी चीज़ें चल रही थी और जैसे कि ट्रायल कोर्ट में भी कहते चैलेंज किया गया था, वहाँ से भी इसको खारिज कर दिया गया था और उनको जेल भेज दिया गया था और इसी तरह से जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में जब ये चैलेंज किया गया था तो ईडी ने अपना पक्ष रखा था, अपने एविडेंस रखे थे और उसने अपनी ग्राउंड बताई थी। उसने पूरी एक फाइल लाके जज को दिखाई थी और उसने बताया था कि उनके पास में क्या एविडेंस है जिसके आधार पर वो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है उन्होंने और उन्होंने सारी चीज़ें समझाई थी जिसके बाद में जो जज साहिबा थी उन्होंने 106 पन्नों का जजमेंट लिखा था जिसमें कहा था कि जो ईडी है उसने सारे प्रोसेस को फॉलो किया है, फॉलो करते हुए उसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। इस तरह से जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका जो अरेस्ट है वो लीगल है और वैध तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज़ को चैलेंज किया गया है कि जो अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट है और जो रिमांड है उनकी, वो अवैध है, उसको रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी उसने उनके जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी उनसे क्वेश्चन भी किया कि आपने जो रेगुलर बेल है उसके लिए क्यों नहीं आपने अप्लाई किया? तो उन्होंने कहा था कि हमें बेल अप्लाई हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो अरेस्ट है वो ही पूरी तरह से इल्लीगल है, तो जब अरेस्ट ही इल्लीगल है उसको आप रद्द कर दीजिए, तो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो उनका सवाल हो रहे थे और कोर्ट ने भी पूछा कि जो कहते बहुत सारी चीज़ें कोर्ट ने भी पूछते जा रही थी, ईडी से भी और उनसे भी कहते सवाल किए जा रहे थे। तो इन सारी चीज़ें करने के बाद में जो था जो एससी की बेंच थी उन्होंने ईडी से 5 सवाल पूछे हैं और उनके 5 सवालों के जवाब ईडी को शुक्रवार को आर्गुमेंट होगा, ईडी अपना पक्ष रखेगी और ये देखना होगा कि ईडी अपने पक्ष में क्या जवाब देती है क्योंकि जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं तो उनका जो जवाब है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करना होगा ईडी को और ईडी को अपनी अरेस्ट को समझाना पड़ेगा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को किस आधार पे अरेस्ट किया है। और ईडी अब क्या जवाब देती है ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा और क्या एविडेंस वो पेश करते हैं और क्या वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट के सामने पेश करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से किसी तरह का संदेहग्रस्त कोई चीज़ नहीं मिली है। उनके पास में से जो मनी ट्रेल कहा जा रहा था उस तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई है, उनके पास में से ना कोई पैसा बरामद किया गया है, ना कोई कैश बरामद किया गया है
और ना ही कोई ऐसी अवैध और गलत तरीके से हासिल की गई प्रॉपर्टी ही उनसे बरामद की गई है और ना ही ऐसा कोई कहते मिला है जिससे कि ये हो कि उनका इन्वॉल्वमेंट इसके जो पॉलिसी थी उसके अंदर था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको आधार बनाते हुए सवाल किया गया है कि उन्होंने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार क्यों किया गया है? और इसके बाद में उन्होंने ये भी पूछा कि जो न्यायिक कार्रवाई पूरा किए बिना यानी कि जो न्यायिक कार्यवाही थी, उसको पूरा किए बिना जो आपराधिक कार्यवाही है, वो क्यों उन्होंने स्टार्ट कर दी है? अपना कोई एविडेंस अभी तक उनको कोई एविडेंस नहीं मिला है और ना ही कोई प्रॉपर्टी अटैच की गई है यानी कि इल्लीगल तरीके से कोई प्रॉपर्टी उन्होंने जो हासिल की थी, इस तरह का भी कोई वो नहीं है कि उन्होंने कोई हासिल की है जिसमें अटैच किया गया। और इसमें एक होता है कुर्की की जाती है तो उन्होंने अभी तक इस तरह की कोई कुर्की भी नहीं की गई है ईडी की तरफ से। और ये सारी चीज़ें ये सवाल हाई कोर्ट ने भी उठाया था कि जिसके बाद ईडी ने पूरे एविडेंस और एक फाइल जज को दिखाई थी और उन्होंने ये अपील खारिज करने इसके बाद में अपील जो थी वो हाई कोर्ट जो था उसने खारिज कर दी थी और उसने देखा था कि पर्याप्त सबूत है और ईडी जो अपनी बात कर रही है वो ठीक है। उसने जो मनी ट्रेल है वो भी सिद्ध करके दिखाया था। उसने ये भी बताया था कि जो पैसा था वो गोवा चुनाव में खर्च हुआ, किस तरह से हवाला के ज़रिए गोवा पहुँचा पैसा और 45 करोड़ रुपए लगभग जो उन्होंने दिखाए थे कि किस तरह से उसको चुनाव में पंजाब के और गोवा के चुनाव में उस पैसे को खर्च किया गया। तो ये सारी चीज़ें और पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो आरोप में कहते हैं आरोप है, उसमें कुर्की की जाती है और कोई प्रॉपर्टी अगर हो अवैध तरीके की तो वो अटैच की जाती है। परंतु इस केस में जो भी है उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो ईडी ने सामने नहीं रखी है और ना ही इस तरह की कोई चीज़ उसमें हुई है जिसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ईडी से सवाल किया है और उसको अपना पक्ष रखने के लिए बोला है कि आप अपना पक्ष इस पे साफ कीजिए। क्योंकि बिना रिकवरी के केजरीवाल कैसे दोषी हैं इसका जवाब अब ईडी को देना होगा। और ये सारी चीज़ें चल रही थी कि रिकवरी नहीं हो रही है, कोई सबूत नहीं मिले, किसी तरह के कोई एविडेंस नहीं मिले, किस तरह का कोई साक्ष्य जो है वो नष्ट करने का कोई कहते गवाह नहीं है कि इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं। तो उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो जो ये था जो शराब घोटाला है उसमें कैसे है और किस तरह से उनको आप इसमें सिद्ध करेंगे, जब किसी भी तरह का कोई गवाह या एविडेंस इस तरह की चीज़ें आप दे नहीं रहे हैं। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा कि मनीष सिसोदिया भी इसी केस में शामिल हैं। उनकी रिहाई के लिए जो बेल दी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। और क्या डिप्टी सीएम ने सीएम के कहने पर पॉलिसी चेंज की थी? हालाँकि मनीष सिसोदिया ने अब तक किसी तरह का इस तरह का ज़िक्र नहीं किया कि उन्होंने जो किया था वो अरविंद केजरीवाल के कहने पे किया था। अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है और उन्होंने इस तरह की चीज़ का कोई ज़िक्र भी नहीं किया है। तो अब ईडी को ये प्रूव करना होगा कि केजरीवाल इसमें इन्वॉल्व है और अगर इन्वॉल्व है तो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है। क्या कोई डॉक्यूमेंट्स है, क्या किसी मीटिंग का इसमें ज़िक्र किया गया है या पॉलिसी बदलने में केजरीवाल का क्या रोल था? अगर वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने इसमें पॉलिसी बदलने का काम किया, तो किस तरह से आप ये सिद्ध करेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने पॉलिसी को बदलने का जो था वो आदेश दिया था या उनके कहने पे सारी चीज़ें हो रही थी। इस सारी चीज़ों का बर्डन जो है अब ईडी के ऊपर है कि ईडी सारी चीज़ें फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगा, किस तरह की चीज़ें हैं, क्यों उसने एलिगेशन लगाए और किस आधार पर उसने जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनको गिरफ्तार किया था और ईडी किस तरह से कोर्ट को समझा पाती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और तीसरा केजरीवाल के वकील ने ज़मानत के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? और पीएमएलए एक्ट का जो अगर इसमें कहें तो एक रणनीति के तहत अगर कह सकते हैं कि उनके वकील जो थे अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 45 है, उसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है, वो बिना ईडी की कंसेंट के और बिना ईडी की रज़ामंदी के इसका कहते हैं आदेश नहीं दे सकता है और जो आर्ग्यूमेंट है पीएमएलए एक्ट का, इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन नहीं दे सकता। अगर पीएमएलए एक्ट के तहत अगर ईडी आर्ग्यूमेंट कर रही है, किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है
वो किसी भी तरह का जो उसके अगेंस्ट है फैसला नहीं दे सकता ये चीज़ें। और अरेस्ट को खारिज करने का सवाल आएगा तो क्या ईडी जस्टिफाई कर पाएगी? ये सारे सवाल भी हमारे सामने बहुत हैं और हर चीज़ किसी के सामने इन सारी चीज़ों को लेके सवाल बंधे हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोले। और उसका सवाल ये भी होगा कि क्यों इस व्यक्ति को गिरफ्तारी रखना है? क्यों इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता और किस प्रकार का इस व्यक्ति से खतरा है? क्या कोई एविडेंस ये नष्ट कर सकता है या किसी तरह की कोई चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है? और अगर ईडी कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाती है, तो संदेह का लाभ देकर क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को रिहा कर सकती है? ये सारी चीज़ें भी हैं। क्योंकि जस्टिफाई करना जो ईडी है उसको 100% जस्टिफाई करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, अन्यथा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उसकी रिहाई के आदेश दे सकता है क्योंकि जीवन जीने का और स्वतंत्र रहने की आज़ादी हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। इस स्थिति में क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो संदेह के आधार पर कहते हैं यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट देकर क्या अरविंद केजरीवाल को जो है वो रिहा कर सकता है? और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 365 दिन के अंदर जो है वो आपको पूरी कार्रवाई जो है वो कंप्लीट करनी है। परंतु केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से जो अलग-अलग फोरम है उसमें कम से कम 50 तरह की जो है वो रिलीफ के लिए याचिकाएँ दायर की गई हैं। किसी में कहा गया है कि उनको चुनाव प्रचार करने के लिए छूट दी जाए, किसी को कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का वाइफ बीमार है उसको छोड़ा जाए या अलग-अलग तरीके से किसी न किसी तरह से उन्होंने जो अलग-अलग फोरम है 50 फोरम लगभग ईडी ने कहा है कि उसमें उन्होंने जो है अपनी जो कहते हैं याचिकाएँ हैं पिटीशन है रिलीफ पिटीशन है वो डाली हुई हैं। और इनका निपटारा किया जाना भी ईडी के लिए ज़रूरत है और अगर 365 दिन के अंदर अगर ईडी ने सारा प्रोसेस यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं की, तो कहीं न कहीं ये नल और वॉइड केस डिक्लेयर हो जाएगा और जब ये नल और वॉइड हो जाएगा तो इसको खारिज भी किया जा सकता है। तो अब ईडी को देखना होगा कि वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखती है, उसको क्या सजेशन देती है और क्या रिकमेंड करती है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे कि जो 365 दिन है उसमें जो ये डेली की 50 जो कहते हैं रिलीफ जो पिटीशन लगाई गई हैं अलग-अलग फोरम में, तो उनका भी निपटारा करना ईडी के लिए ज़रूरी है। तो उनका जो उसमें जो टाइम लगेगा, उसको अलग रखा जाए और जो सुप्रीम कोर्ट में और जो बाकी जगह पे प्रोसेस चल रहा है, ईडी का प्रोसेस चल रहा है, वो सारी चीज़ें अलग टाइमिंग दी जाए। तो इस तरह से है कि 365 दिन का एक प्रेशर है ईडी के ऊपर कि उसको 365 दिन के अंदर सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करके उसका ट्रायल स्टार्ट करना है और अभी तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा कि ईडी अपना पक्ष किस तरह से रख पाती है और क्या रिकमेंड करेगी। और ये रणनीति देखा जाए तो ये रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल के वकील भी कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ईडी को टाइम ज़ोन में उलझा दिया जाए ताकि 365 दिन उनके निकल जाएँ और ये अपने आप ही जो नल और वॉइड हो जाएगा और खारिज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के तहत वो खुद ही लगा रहे हैं क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है उनके अगेंस्ट मतलब अरेस्ट को इल्लीगल बताया उसमें 1 महीना पूरा लग गया और उसी तरह से जो अरेस्ट थी, किस तरह की अरेस्ट है उसको चैलेंज किया गया। जैसे मनीष सिसोदिया की जो अरेस्ट है उन सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगा। ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें कि सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ईडी को अपना टाइम और वो सारी चीज़ें देखिए कितनी जल्दी एक्टिवली अगर कर पाती है ईडी तो उसके लिए इसमें गुंजाइश है कि वो अपना पूरा पक्ष जो है वो रख पाएगी कोर्ट के सामने। और टाइम को लेकर भी इसमें सवाल किया गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि टाइम को लेकर भी सवाल किया गया है कि आदर्श आचार संहिता जब लागू कर दी गई थी उसके बाद में ही क्यों अरेस्ट किया गया है? पहले गिरफ्तार किया जा सकता था या बाद में किया जा सकता था लेकिन उनको तभी गिरफ्तार किया गया है जब आदर्श आचार संहिता चुनाव की है वो जो थी वो लागू कर दी गई और 5 दिन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उनको चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो बीजेपी है, वो जो एजेंसी है उनके ऊपर दबाव बनाए हुए है, उसके दबाव के कारण उसको अरेस्ट किया गया है। इस तरह से राजनीतिक बैकग्राउंड जो है राजनीतिक ग्राउंड को
अरविंद केजरीवाल के वकील ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने पूरा बताया कि कैसे गवाहों से गवाही ली गई। देखा जाए तो जब 9 कहते बार की गवाही थी, उसमें उनका नाम नहीं आया, तो जब 10वीं बार की गवाही हुई तो उसमें उनका नाम आया। तो अचानक से उनका नाम कैसे आ गया? कहीं न कहीं जो गवाह थे उनके ऊपर प्रेशर किया गया, या कहीं जो उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे लिए गए। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीज़ें जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेके उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी किया था। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते इसका जवाब ईडी को हाई कोर्ट में भी दिया था। उसने कहा था कि हमने इनको 6 महीने तक लगातार सम्मन भेजे थे। 6 महीने पहले से हम सम्मन भेज रहे हैं और इनका कोऑपरेशन माँग रहे हैं कि ये आएँ और हमें जो हमारी जाँच है उसमें सहयोग करें। परंतु इन्होंने सहयोग नहीं किया। 6 महीने से लगातार बुला रहे थे, सम्मन देने के बाद भी नहीं आए। 6 महीने के सम्मन के बाद भी वो लगातार नहीं आए। और केजरीवाल के वकील का जवाब था कि सम्मन पे नहीं आना उनका अधिकार है। ये उनका अधिकार था कि वो सम्मन पे जो दिए जा रहे हैं उन पे ना जाए। और उन्होंने सम्मन के रिटन रिप्लाई थे वो हर बार दिए हैं। तो जब उन्होंने उसके रिटन जवाब दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उसको इग्नोर कर रहे थे। वो सिर्फ़ अपने लिए एक सिक्योरिटी चाह रहे थे कि वो जाए अगर ईडी के पास, तो कोर्ट इस चीज़ का वो करे कि उनको सिक्योरिटी दे कि ईडी उनको किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और लोकसभा इलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनको कई राज्यों में जाके अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना है। और 2 राज्यों में उनकी पूरी-पूरी सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, और इस तरह से वो एक एक कन्वीनर है अपनी पार्टी के और उनका रहना बहुत ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों को वो अवॉइड करते रहे थे। कभी वो 26 जनवरी में वो एंगेज थे, कभी वो विपस्सना के लिए गए थे, और कभी उन्होंने कहा था कि लोकसभा का इलेक्शन है और उनके पास में फुर्सत नहीं है कि वो आके ईडी की चीज़ों का जवाब दें। उन्होंने कहा अगर ईडी को जवाब चाहिए तो वो हमसे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वो जवाब दे सकते हैं। परंतु इन सारी चीज़ों का जो था, जैसे कि ये सारी चीज़ें उन्होंने हाई कोर्ट में भी कही थी। तो इस बार हाई कोर्ट ने भी और ईडी ने और हाई कोर्ट ने भी जवाब उनको दिया था कि अपराधी, मुजरिम या सस्पेक्ट पर सस्पेक्ट ये डिसाइड नहीं करेगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, कहाँ हो और किस तरह से सवाल पूछा जाए। अरविंद केजरीवाल ईडी से बच रहे हैं, 6 महीने से लगातार सम्मन दिए जा रहे थे और वो ईडी के पास ना जाने का बहाने बना रहे थे। ईडी ने उन्हें घर जाकर अरेस्ट कर लिया। इस कारण अब वो अपनी अरेस्ट और रिमांड को चुनौती दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि शुक्रवार को जो ईडी अपना पक्ष रखती है, तो वो किस तरह से अपना पक्ष रखती है, किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेगी और किस तरह से वो ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल का जो है वो उनका गिरफ्तारी ज़रूरी थी और गिरफ्तार रहना उनका ज़रूरी है। और उनको अगर कहते हैं बेल दी जाती है, तो उससे वो जो थे वो जो गवाह हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं और जो एविडेंस है उनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और मीटिंग मिनट्स जो थे उसको उन्होंने वैसे ही डैमेज किया है, तो उनके अगर जाने से तो उनकी छानबीन में बाधा पड़ेगी। और पीएमएलए एक्ट की जो धारा 19 का जो है वो कहा गया था कि उल्लंघन किया है कहते जो ईडी है उसने। और पीएमएलए एक्ट की धारा 19 कहती है कि अरेस्ट करने से पहले उसको बयान देना ज़रूरी है। जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके बयान होने ज़रूरी है और बयान अ, नहीं लिए गए थे और इस तरह से उनको अरेस्ट किया गया था। ये सारी चीज़ें भी अब ईडी को अपना पक्ष रखना होगा कि किस तरह से ईडी इस चीज़ में जवाब दे पाएगी कि उसने क्यों अरेस्ट किया और उसके पास में क्या एविडेंस है और कैसे वो मनी ट्रेल को इसमें सिद्ध कर पाएगी। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी शुक्रवार के जो आर्ग्यूमेंट होगा। और देखना होगा कि ईडी इसमें किस तरह से जवाब देती है और अरविंद केजरीवाल को क्या बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा? क्या जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट का जो फ़ायदा है वो अ, अरविंद केजरीवाल को दिला पाएँगे? क्या अरविंद केजरीवाल की जो अरेस्ट है और रिमांड है, वो क्या इल्लीगल साबित हो पाएगी? क्या इल्लीगल साबित होके उसको खारिज करवाया जा सकता है, वो करवाया जाएगा? या सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को देख के एविडेंस को देख के, डॉक्यूमेंट्स को देख के और जो पक्ष अपना ईडी रखेगी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आदेश देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है? ये सारी चीज़ें हमारे और आपके लिए
एक सवाल बनी हुई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला ना सुनाए तब तक ये जिज्ञासा हम और आप में बनी रहेगी। तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।